नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं एल के साहू। आज हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। मुद्दा है डिलिस्टिंग, जो आज के डेट में झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और मुद्दे को लेकर कई संगठन है जो आवाज़ उठा रही है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि डिलिस्टिंग हो, कुछ संगठन ऐसे हैं जो चाहते हैं डिलिस्टिंग ना हो। अब देखना ये है कि इसमें लोगों का कहना क्या है। कोई कहते हैं कि आदिवासी जो है रूढ़ी प्रथा को मानते हैं, कोई कहते हैं कि सब जब एक भाई भाई हैं तो आदिवासियों में भेदभाव क्यों बंटवारा होनी चाहिए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। आज हम लोग एक ऐसे शख्स के साथ में जुड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी हैं, मुकेश भगत जी। हम लोग उनसे सीधा जुड़ेंगे और उनसे सीधा बात करेंगे एसटी मोर्चा को लेकर के। मुकेश जी, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। एसटीओं का जो विवाद है डिलिस्टिंग, जो कुछ संगठन है जो बोलते हैं डिलिस्टिंग होना चाहिए, कुछ संगठन बोलते हैं डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका राय क्या बोलता है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम और जोहार है। और मैं भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा का प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक हूँ। देखिए, एज ए पार्टी के हिसाब से मेरे इस संबंध में कोई बयान नहीं है, क्योंकि हम पार्टी की तरफ से अगर हम बात करना चाहेंगे तो पार्टी का अभी इस मैटर पे कोई संज्ञान नहीं है, कोई आदेश नहीं है या कोई ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं है। इसका संबंध पार्टी से नहीं है। लेकिन हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि एक जनजातीय सुरक्षा मंच बना है और वो भारत के कई प्रदेशों से आंदोलन शुरू हुआ है और सरकार से, राज्यपाल से कई तरह के मांगे हो रही कि वैसे लोगों को डिलिस्टिंग किया जाए जो अपने रूढ़िवादी व्यवस्था, वैसे आदिवासी जो रूढ़िवादी व्यवस्था, अपना कल्चर, अपना संस्कार को छोड़कर अन्य धर्म में चले गए हैं, वैसे लोगों को डिलिस्टिंग होनी चाहिए। ये जनजातीय सुरक्षा मंच की बहुत बड़ी पहल हो रही है और छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो, एमपी हो, झारखंड हो, कई तरह प्रदेश स्तर पर कई दिल्ली में कई प्रकार की रैलियां चल चुकी है। तो जैसे इसमें बहुत सारी सवाल आ रही है। सवाल जैसे सबसे पहला सवाल है कि अगर आप रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं तो फिर मूर्ति पूजा की बात, जैसे हम लोग देखे हैं कि लगभग हर ट्राइबल के घर में मूर्ति पूजा का एक कल्चर मोटा मोटी मान के चलिए कि हनुमान जी, बजरंग बली जी का एक मूर्ति या स्टेचू बोले या झंडा बोले ये लगा हुआ मिलता है। तो जब रूढ़िवादी की बात आती है तो फिर ये मूर्ति पूजा की तरफ मतलब कैसे देखिए, यहाँ दो तीन आपको सोचने समझने की जरूरत है। आदिवासियों जो खास करके प्रकृति पुजारी है, प्रकृति की जो पूजा करते हैं, उनकी सबसे बड़ी देवता अगर कोई है तो महादेव है। आदिवासियों का सबसे बड़ा देवता अगर कोई है तो महादेव जी है। और महादेव जी का जो पूजा है वो, और अन्य धर्म लोग या अन्य लोग उनको शिव के नाम से जानते हैं, शिव शंकर के नाम से जानते हैं, महादेव के नाम से जानते हैं। तो इसलिए पूजा उन लोग करते हैं। लेकिन आदिवासियों का सबसे बड़ा अगर कोई देवता है तो वो महादेव पार्वती के रूप में माना जाता है। तो महादेव की पूजा होती है। हमारे कई आदिवासी गाँव है झारखंड में, आप खुद देखिएगा, हम लोग खुद मनाते हैं मंडा पूजा के नाम से। मंडा पूजा जब करते हैं तो वो बहुत पवित्र पूजा होती है और उसमें छोटे से लेकर बड़े लोग भोक्ता के रूप में घुसते हैं और वहाँ महादेव जी का पूजा होती है और एक तरह का शिवलिंग की पूजा होती है। वो कोई आकृति तो है नहीं, कोई मूर्ति तो है नहीं, लेकिन पूजा होती है। और आदिवासी आज से नहीं, हजारों साल से महादेव जी का पूजा पाठ करते आए हैं। इसलिए हो सकता है कि ऐसा है कि भगवान शिव को भी पूजते हैं। आज के डेट में एक बात आ रही है कि जैसे मान के चलिए कि अभी 4 कोड है, 4 धर्म का पहचान है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आप लोग अपने आप को किस रूप में इसको देख रहे हैं और किस रूप से अपनी पहचान को आप बताना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, एक 2014 के आसपास से पूरे आदिवासी समुदायों में भ्रामक फैली हुई है। क्या 2014, एक प्रश्न बनती है, क्या 2014 से पहले क्या हम लोग आदिवासी नहीं थे? क्या 2014 से पहले हम लोग प्रकृति पुजारी नहीं थे? उस समय धर्म कोड 2014 से पहले के धर्म कोड मांग का कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन 2014 के बाद ही ऐसा, जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद से ही आदिवासियों, खास करके जो प्रकृति पुजारी हम लोग खुद हैं, उसके बीच धर्म कोड के लेके एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा
प्रोपेगेंडा चल रही है, मतलब एक धर्म कोड की मांग हो रही है। देखिए, इसका विरोध ना हम करते हैं ना मेरी पार्टी करती है। मैं खुद इसके लिए पक्षकार हूं कि धर्म कोड मिलना चाहिए, लेकिन आपको ये जानना होगा कि ये धर्म कोड जो सरना धर्म कोड है, वो सरना नाम है, वो स्पष्ट रूप से हम लोग का उरांव समुदाय और मुंडाव समुदाय के बीच आती है। जबकि भारत में लगभग 342 जो आर्टिकल है उसमें स्पष्ट लगभग 730 से अधिक जनजातीय मौजूद है भारत में। और मात्र हम लोग 2-3 समुदाय मिल के अगर पूरे भारत देश के लिए धर्म कोड की मांग करते हैं तो ये हो सकता है, लेकिन सभी 700-750 जो जनजाति हैं सभी का समर्थन प्राप्त हो, सभी लोग सामूहिक रूप से चाहे कि हाँ हम लोग के लिए भी अब एक धर्म कोड के रूप में हमें पहचाना जाए, ये संभव हो सकती है। इसमें आज तक पार्टी के रूप में चाहे भाजपा हो या आरएसएस हो इसका विरोध नहीं किया है। अब विशेषकर भाजपा तो कभी विरोध नहीं किया है। भाजपा ये छोड़ दिया है कि ये जनजाति का ही मामला है, जनजाति ही समझे, जनजातीय लोग ही ये तय करें कि उसको धर्म कोड चाहिए तो क्या चाहिए वो तय करे, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जाता। अच्छा, इसमें एक बात अभी भी आ रही है कि डिलिस्टिंग का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी दो भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? आप मीडिया से हैं, आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक कार्यक्रम बता दीजिए जिसमें डिलिस्टिंग का मामला। आज तक पार्टी के तरफ से या पार्टी की ओर से कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है जिसमें डिलिस्टिंग किया जाए। ये एक अलग से जनजातियों का बनाया हुआ, जनजाति ही एक संगठन बनाया है, जो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। मैं उसका सदस्य तो हूँ नहीं, लेकिन हम लोग जो आए दिन देख रहे हैं पेपर में, सोशल मीडिया में, आप लोग के माध्यम से जनजातीय सुरक्षा मंच एक बनी है जिसका मांग है कि डिलिस्टिंग हुआ जाए, किया जाए। ये भाजपा का डिलिस्टिंग का कोई मांग नहीं है, या इसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, या इसका कोई काम नहीं कर रहे। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं कि जो बीजेपी जो कांग्रेसी समर्थक हो या अन्य दलों का समर्थक हो जो बीजेपी को नहीं चाहता हो, वैसे लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया गया है कि डिलिस्टिंग भाजपा की है, जबकि डिलिस्टिंग भाजपा की नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अगर जनजातीय सुरक्षा मंच की अगर हम लोग बात करें तो जनजातीय सुरक्षा मंच कहीं ना कहीं जब यहाँ पे कार्यक्रम हुआ 24 दिसंबर को, तो देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहाँ पे मौजूद थे और लोगों का ये मन में एक बात आ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है तो उसके राजनेता वहाँ पे क्यों आए। और उसके बाद भी एक आदिवासी एकता महारैली किया गया, उसमें उनको नहीं देखा गया। लेकिन जब जनजातीय सुरक्षा मंच की जब रैली हुई तो वहाँ पे पार्टी के नेता जनप्रतिनिधि, हम आदिवासी कई तरह के कार्यक्रम करते हैं, चाहे संवैधानिक कार्यक्रम हो या कोई हक अधिकार की मांग हो या कोई पर्व त्योहार की या खुशी की मांग हो। कोई भी नेता को आप जब तक निमंत्रण नहीं कीजिएगा वो नहीं जाएंगे। आदिवासी एकता रैली हुई, उसमें से आप कभी उनसे बात होगी तो पूछिएगा कि किन किन नेताओं को आपने आमंत्रित किया था। मुझे जहां तक जानकारी है भाजपा के किसी नेता को आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए वो लोग नहीं गए। जनजातीय सुरक्षा मंच ने आमंत्रित किया कि ठीक है हमारा ऐसा कार्यक्रम आइए, तो गया, लेकिन पार्टी के तरफ से कोई निर्देश ऐसा नहीं है। मैं प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक हूँ, मैं उस नाते कर रहा हूँ कि पार्टी की तरफ से या केंद्र की तरफ से भाजपा का ऐसा कोई आदेश सूचना नहीं थी कि आप लोग जाइए। लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच के सदस्यों को लगा कि हमको इस विधायक सांसद को बुलाना चाहिए तो उन्होंने बुलाया। और अन्य जो कार्यक्रम होती है उसमें जो लोग बुलाता है आता है, जो नहीं बुलाएंगे तो क्यों जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी मतलब समुदाय या कोई भी पार्टी को लेकर नहीं चलती या कोई भी संगठन को लेकर नहीं चलती, तो एक बात आ रही थी कि झारखंड सरकार के द्वारा सरना धर्म कोड को लेकर के सारा प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, लेकिन केंद्र अभी तक सरना धर्म कोड को लेकर के कोई बातें नहीं कर रही है। और डिलिस्टिंग का एक नया मुद्दा जो बोला जा रहा है मार्केट में कि डिलिस्टिंग का एक नया मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोगों को आपस में एक भेदभाव करने का प्रयास कर रही है, ये क्या मामला है? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और भ्रामक 2024 का चुनाव आने वाली है और पूरे देश में बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, बिना जाति भेदभाव के, बिना शारीरिक भेदभाव के, किसी प्रकार का बिना भेदभाव किए हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र इतना अच्छा तरीके से पूरा हैंडल किया है और बढ़िया काम किया है। और सिर्फ राष्ट्र के अंदर ही नहीं विदेशों में भी ऐसा काम किया है
कि जो लोग को अब दुकान बंद होने लगी है वैसे लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि 2024 के चुनाव में आदिवासी उनको वोट न करे। लेकिन अब देखिए कि आज जो हम कल्पना नहीं करते थे, मैं खुद ट्राइबल हूँ, हम सोच नहीं सकते थे कि हम कभी राष्ट्रपति बन सकते हैं, हमारे समुदाय के कोई लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। भाई देश का आजाद हुआ 70-75 साल हो गया, आज तक अन्य जो पार्टियां उतना राज किए वो क्यों नहीं सोचा कि किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया जाए। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज उन्होंने एक आदिवासी को उठा के सीधे तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक बनाया। क्या ये हमारे जनजातियों के लिए सम्मान की बात नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी अपने कैबिनेट में आठ ऐसा पहली बार हुआ कि 8 आदिवासी नेताओं को, सांसदों को केंद्र में जगह मिला। क्या पहले ऐसा नहीं हो सकता था? लेकिन ये भ्रम फैलाया गया है। आज देखिए एकलव्य स्कूल का बात कीजिए, आज 451 एकलव्य स्कूल एक्टिव है, जबकि 650 बनना है, अभी 451 निकले। किनके लिए बनाया गया है? एकलव्य स्कूल सिर्फ आदिवासियों, जनजातियों के लिए है, वहाँ के बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई लिखाई हो रहा है। जितना भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को, हम लोग के लिए कर रहा है, आज तक कोई सरकार हम लोग ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस डर से ताकि किसी का दुकान बंद न हो जाए, इसलिए इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों बातें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी पार्टी है? इस तरह का आदिवासियों में एक बातें फैलाई जा रही है क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप एक भी आप मीडिया से हैं, आप लोग के माध्यम से हमको कई तरह के रिपोर्ट मिलते हैं, आप एक भी ऐसा न्यूज़ बता दीजिए जिसमें आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी का कोई योजना हो। 2014 के बाद ही देश आजाद नहीं हुआ है। 2014 से पहले 1947 में देश आजाद हुआ है। 2014 के बाद तो काम करना शुरू हुआ है जनजातियों के लिए। लेकिन 2014 के बाद, 2014 के जब लोकसभा चुनाव हो रही थी तो लोग भविष्यकर्ता बन गए थे, ज्योतिषी बन गए थे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो आदिवासियों का सरना मसना सब जमीन लुटा जाएगा। 2014 के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी तो आदिवासियों का जमीन लुटा जाएगा। 2014 के बाद 2014 में भाजपा की सरकार आएगी तो आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आएगी तो आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएगा। क्या नहीं बोला गया? और आज 2024 है, आप देख लीजिए कौन आदिवासी का क्या गया। हमारी आरक्षण 10 का 10, हमारे जगह जमीन अपने स्थान पे, हमारी सरना मसना पर्व त्योहार सब अपने जगह पे, हमारी सब कुछ अपने जगह पे है। और इतना कुछ होने के बाद हमको सब कुछ मिल रहा है, तो ये तो भ्रम फैलाने की बात हुई ना। हम आदिवासियों को जानने की जरूरत है कि 2014 के बाद ऐसा क्या घटना घटी कि हम लोग का कुछ नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद जो आदिवासियों का डेवलप हुआ है वो देश आजाद होने के बाद कभी नहीं हुआ था। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रदेश मीडिया सोशल मीडिया प्रभारी जो हैं मुकेश भगत जी को। इन्होंने डीलिस्टिंग के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताई जो लोगों को समझ में आने की बात है, समझने की बात है। बाकी किसी भी तरह का अगर कोई बात करनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे न्यूज़ को हमेशा देखने के लिए हमारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।